ससुराल में उसका जेठ विकास, जेठानी अनीता, सास शकुंतला और ससुर प्रेमचंद होते हैं और जेठ जेठानी की छोटी बेटी पूर्वी होती है। जब रूपाली ब्याह कर ससुराल आती है तो वो देखती है कि उसकी जेठानी हर वक्त लंबा सा घूंघट ओढ़े रहती थी और चुपचाप घर के सभी कामों में लगी रहती थी। ससुराल में उसके सास ससुर उसकी जेठानी पर बड़े जुल्म करते। एक रोज, अरे ओ अकल की दुश्मन, कितनी बार तुझे समझाया है कि मसाले सिलबट्टे में कूट कर डाला कर, सब्जी में तभी उसका स्वाद आता है, लेकिन तू है कि समझने को तैयार ही नहीं। अरे इतने साल हो गए इसे इस घर में, लेकिन अभी तक कुछ सीख नहीं पाई। सब मूड ऑफ कर दिया। ए खबरदार, जो सर से कभी घूंघट हटाए तो ठीक से घूंघट कर। अपनी सास की ये बात सुनकर अनीता अपना घूंघट ठीक कर देती है। फिर रूपाली भी अपने सर पर पल्लू रख लेती है। माँ जी, बाबूजी, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म पराठे बनाकर लेकर आती हूँ। अरे छोटी बहू, तूने क्यों घूंघट कर लिया? तुझे घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बहू, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम में और बड़ी बहू में तो जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है घूंघट करने की। और हाँ, पराठे भी ये लगा लेगी, तुम रहने दो। तू तो वैसे ही इतनी सुंदर है, फिर क्यों अपना ये चांद सा मुखड़ा ढक कर रखेगी? अपने सास ससुर का ये व्यवहार देखकर लंबा घूंघट ओढ़े अनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रूपाली के सास ससुर उन दोनों में बड़ा भेदभाव करते थे। जहाँ वो रूपाली से ना के बराबर काम लेते तो वहीं अनीता को सारा दिन काम पर लगाए रखते। पर किसी को उसका दुख दिखे या ना दिखे, लेकिन रूपाली को अपनी जेठानी का दुख साफ नजर आ रहा था और इस बारे में वो अपने पति से बात करती है। मेरे माँ बाप थोड़े पुराने विचारों के हैं। तुम पढ़ी लिखी हो इसलिए तुम्हें इतनी इज्जत देते हैं, और बड़ी भाभी बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है इसलिए उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। मैं जानता हूँ कि ये गलत है, लेकिन अब उनको कौन ही समझाए। रूपाली चुप हो जाती है। ऐसे दिन बीते। अनीता की तबीयत कितनी भी खराब क्यों ना हो या उसे कितनी भी तेज बुखार क्यों ना हो, तब भी वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटती। घर गृहस्थी संभालना, अपने बच्चे की परवरिश और न जाने क्या क्या, सबके लिए खाना बनाती। इतने त्याग के बाद भी उसे सिर्फ ताने ही सुनने को मिलते। लेकिन रूपाली जब से आई थी वो ये सब देख रही थी। उससे अपनी जेठानी का ये दर्द देखा नहीं जा रहा था। एक रोज, ये लीजिए अनीता दीदी, देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। घूंघट उठाकर देखिए तो। क्या है देवरानी जी? आपकी पसंद का ढोकला। मयंक ने बताया था मुझे कि आपको ढोकला बहुत पसंद है। अब जल्दी से ये काम छोड़िए और ये ढोकला खा लीजिए। नहीं नहीं रूपाली, मैं ये नहीं खा सकती। लेकिन क्यों? घबराइए मत, एकदम फ्रेश है। वो बात नहीं है, वो क्या है ना, माँ और बाबूजी ने अभी तक खाना नहीं खाया, तो उनसे पहले मैं ये कैसे खा सकती हूँ? अगर उन्हें पता चला तो वो मुझे बहुत ताने देंगे और उससे मैं उदास हो जाऊंगी। तो मुझे उदास देखकर तुम्हारे जेठ जी और मेरी बेटी भी दुखी हो जाएंगे। आप क्यों घबराती हैं? मैं हूं ना। चलिए अब चुपचाप से खाइए इसे। अरे ओ नासपीटी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमसे बिना पूछे ये स्वादिष्ट व्यंजन खाने लग गई। तू इस घर के तौर तरीके भी भूल गई क्या? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, बाबूजी। इस घर में हमारी इजाजत के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। हमसे पहले ही अन्न का दाना खा लिया। वो बात नहीं है माँ बाबूजी, मैंने इनसे ही खाने की जिद की थी। रूपाली बहू, गलती इसकी है। ये कोई दूध पीती बच्ची तो है नहीं जो इसे लॉलीपॉप दिया और इसने मुंह में डाल लिया। और तू ना इससे दूर ही रहा कर बेटी, ये तेरी बराबरी की है ही नहीं। और तू अब खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा जाकर काम कर। अनीता रोते हुए रसोई में चली जाती है, लेकिन रूपाली को ये सब देख बहुत बुरा लगता है। वो मन ही मन सोचती है, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। अब जेठानी जी को इनके अत्याचारों से तभी मुक्ति मिलेगी जब वो अपना घूंघट हटाएंगी और अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ेंगी। जेठ जी भी माँ बाबूजी के डर से कुछ कर नहीं पाते। ऐसे दिन बीतते जाते हैं, लेकिन अनीता के सास ससुर का स्वभाव बदलने की जगह और बिगड़ने लगता है। अब तो हालात ये हो गए थे कि वो अपनी बड़ी बहू को महज एक नौकरानी समझते थे। अब रूपाली एक चाल चलती है। एक रोज जब प्रेमचंद अपना चश्मा बनवाकर लाता है तो रूपाली पूर्वी के कान में कुछ कहती है। पूर्वी अपने दादा से उस चश्मे को लेकर उसे तोड़ देती है। ये देख प्रेमचंद को बड़ा गुस्सा आता है और वो पूर्वी की अपनी छड़ी से पिटाई करने लगती है। मत मारो दादाजी, मत मारो। बड़ा सर पर चढ़ गई है ना, मेरा चश्मा तोड़ेगी तू। और मारिए इसे, दिन पर दिन अपनी माँ की तरह ढीठ होती जा रही है। माँ बचाओ माँ। रसोई में काम कर रही अनीता के कानों में जब उसके बच्चे की चिल्लाने की आवाज पड़ती है तो वो भागते हुए बाहर आती है। बस अब तो घूंघट हटाओ जेठानी जी। बाकी सब भी वहाँ आ जाते हैं। फिर अनीता अपना घूंघट हटाती है, फिर गुस्साई आंखों से अपने सास ससुर की ओर देखकर गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, बस अब बस। एक माँ सब बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपने बच्चे पर आंच तक नहीं।
बहुत जुल्म सह लिए मैंने आपके। अरे गलती क्या है मेरी, बस इतनी कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो आप मुझ पर अत्याचार करते रहे। आपके कहने पर मैं भरी गर्मी में भी घूंघट डालकर चुपचाप सारा काम करती रही, लेकिन बस अब और नहीं। अगर आपको हमें इस घर से निकालना है ना तो निकाल दीजिए, मैं अपनी बच्ची के साथ चली जाऊंगी। फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगा अनीता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जेठ जी। अरे जब से मैं आई हूँ देख रही हूँ आप उन पर जुल्म किए जा रहे हैं। अरे वो कुछ कहती नहीं, इसका ये मतलब नहीं उसे और दबाते जाओ। अरे आप दोनों चिराग लेकर भी ढूंढोगे ना तो भी अनीता दीदी जैसी बहू आपको नहीं मिल सकती। अरे ये बेचारी हर रोज रसोई में खड़ी रहकर काम करते वक्त घंटों घूंघट के नीचे आंसू बहाती है, प्याज की वजह से नहीं, अपने मन पर अपने दिल पर लगी हुई चोट के कारण। ठीक है माँ बाबूजी, आपकी ऐसी हरकत से तो हमें भी आपको अपने माता पिता कहते हुए शर्म आती है। बहुत जुल्म सह लिए तुमने इस घर में, अब और नहीं। मुझे माफ कर दो अनीता, मैं आज तक चुप था सिर्फ अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर, लेकिन बस अब और नहीं। चलो तुम हम तीनों का सामान बांधो, हम आज ही ये घर छोड़कर चले जाएंगे। मैं और रूपाली भी ऐसे घर में नहीं रहेंगे। अपने बच्चों को जाता देख प्रेमचंद और शकुंतला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उनसे माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो बच्चों, हमसे गलती हो गई। अनीता बहू हमें माफ कर दो, लेकिन तुम सब घर छोड़कर मत जाओ। तुम सबके बिना हम यहाँ कैसे रहेंगे, हमें पश्चाताप का एक मौका तो दो। अब वो सब कुछ भुलाकर खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। उषा और माया दोनों देवरानी जेठानी थीं। उषा के पति का खुद का एक कारोबार था जो कि अच्छा चल रहा था, लेकिन माया का पति एक छोटी सी दुकान चलाता था, इसलिए उनकी आमदनी जरा कम थी। उन दोनों देवरानी जेठानी की एक बेटी थी। उषा की बेटी का नाम आंचल और माया की बेटी का नाम गीतिका था। वो सभी एक साथ जॉइंट फैमिली में रहते थे। एक रोज, ये देख मैं आंचल और गीतिका के लिए नई फ्रॉक लाई हूँ, वो शर्मा जी के यहाँ जो पार्टी है उसमें पहन लेंगी। दीदी आखिर क्या जरूरत है इतनी महंगी ड्रेस लाने की? चुप कर तू, वो दोनों ही मेरी बेटियां हैं और मेरे लिए बराबर हैं। मैं गीतिका को भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना आंचल को। अब तू चुपचाप से ड्रेस पसंद कर रही है या नहीं? दोनों ही देवरानी जेठानी एक दूसरे की बेटी को भी उतना ही प्यार करती थी जितना खुद की। ऐसे ही समय बीता और दोनों लड़कियां जवान हो गईं। फिर एक रोज, अरे माया, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अभी मेरी बहन निधि का फोन आया था। वो बता रही थी जब वो हम जालंधर गए थे ना खुराना जी की बेटी की शादी में, वहां एक बहुत बड़े घराने से लोग आए थे। उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। उनका एक बेटा है रौनक। जब से उसने हमारी बेटी आंचल को देखा है उसका दीवाना हो गया है। कहता है शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। इकलौता है, अपनी आंचल राज करेगी वहां राज। अरे बेटी को अच्छा घर मिल जाए और भला माँ बाप को क्या ही चाहिए। सही कहा जीजी आपने, माँ बाप गरीब हो या अमीर, सबकी यही सोच होती है कि उसकी बिटिया महलों में राज करे, लेकिन हम सबकी ऐसी किस्मत कहाँ। फोन पर बात आगे बढ़ती है। एक रोज रौनक अपने परिवार के साथ आंचल के घर रिश्ता लेकर आ पहुंचा। दोनों देवरानी जेठानी सुबह से लड़के वालों की खातिरदारी की तैयारियों में लगी हुई थी, तो उन्होंने झट से आंचल को देखकर हाँ कर दी और कुछ देर बाद दोनों तरफ से रिश्ते के लिए हाँ हो जाती है। बहन जी, अब रिश्ता जुड़ ही गया है तो मैं सोच रही हूँ हम आए हैं तो रोका कर ही देते हैं, फिर 2 महीने बाद सगाई और फिर शादी कर देंगे। आप ठीक कह रही हैं, आप हमें थोड़ा वक्त दीजिए, तब तक आप गेस्ट रूम में आराम कर लीजिए। आप लोग भी थक गए होंगे, तब तक हम रोके की तैयारी कर लेते हैं। मेहमानों को गेस्ट रूम में छोड़कर वो दोनों रोके की तैयारी में लग जाती हैं। दीदी, फल और मिठाई तो कम रहेगा, इतने बड़े लोग हैं तो ऐसे रोका करना ठीक नहीं रहेगा। आप एक सोने का सिक्का, 10 किलो मिठाई और सबके लिए एक जोड़ी कपड़े मंगवा लो। तो बिल्कुल ठीक कह रही है, एक नहीं 5 सोने के सिक्के और दामाद जी के लिए भी 5 जोड़ी कपड़े मंगवा लेती हूँ, बाकी एक एक जोड़ी सबके लिए। अरे भाई, एक ही तो दामाद है हमारा। सुनिए जी, आप जल्दी से बाजार जाकर सामान ले आइए, तब तक हम बाकी तैयारियों में जुट जाते हैं। उषा अपनी इकलौती बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करना चाहती थी, इसलिए वो दिल खोलकर पैसा बहाती है। इसी तरह 3 घंटे में वो पूरी तैयारियां कर लेते हैं। कुछ देर बाद, आओ माया, आगे आकर दामाद जी को सोने का सिक्का, कपड़े और मिठाई दो। लेकिन दीदी मैं क्यों? अरे तू भी तो आंचल की माँ ही है, बचपन से तुमने भी तो उसे बेटी की तरह ही पाला है, और वैसे भी मुझसे ज्यादा तो तुझे इसकी चिंता रहती है। सच कहूं तो मुझसे ज्यादा आंचल का ये ख्याल रखती है। चल अब आगे आओ। वाह बहन जी, आप दोनों देवरानी जेठानी का प्यार देखकर तो हमारा मन भी खुश हो गया।
देवरानी जेठानी में झगड़े तो हमने बहुत सुने थे, लेकिन इतना प्यार पहली बार देख रहे हैं। कुछ देर बाद दोनों का रोका हो जाता है। लो भाई, अब आपकी बिटिया हमारी हुई। कुछ दिनों बाद हम सगाई करके जाएंगे और उसके बाद सीधा शादी, फिर अपनी अमानत को बड़ी धूमधाम से लेकर जाएंगे। और वैसे भी हमारा बेटा भी उतावला हुआ जा रहा है।